अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री के लर्निंग आउटकम्स। सीरियल नंबर 7 है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोमेट्री में जियो का मतलब होता है अर्थ यानी ज़मीन। मैट्री मैट्रोन से निकला है जिसका मतलब है मेजरमेंट यानी ज़मीन की मेजरमेंट। जिस ज़मीन में हम रहते हैं उसकी मेजरमेंट, यानी कि ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उन चीज़ों की मेजरमेंट को हम जियोमेट्री कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि हम इस ज्योमेट्री को चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। ज्योमेट्री तो हम बहुत अर्ली क्लासेस से, छोटे होने से करते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 1 से ही करते आ रहे हैं। बल्कि इससे पहले भी हम कुछ चीज़ें, कुछ शेप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट तो क्लास 1 से पहले हमें किंडरगार्टन लेवल पर भी पता लगते रहे हैं। नाउ अब हम आते हैं इस चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, हम ज्योमेट्री में क्या नई चीज़ें जो है वो सीख पाएंगे। हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, पहचान सकेंगे स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है बच्चे? ये एक एंगल होता है जिसकी इनिशियल रे होती है, ठीक है, और अगर हम प्रोट्रैक्टर को रख के मेजर करके इसकी टर्मिनल लगाएं तो वो 180 डिग्री पर आती है और वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है और इधर से इधर तक ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब इनिशियल रे होती है और वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि वो ना 90 डिग्री होता है, ना 90 डिग्री से छोटा है, ना 90 डिग्री से बड़ा, वो 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। तो उसकी रे कहीं इधर आती है। तो अब हमारा ये एंगल नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला तो अक्यूट के ऑब्ट्यूज हो सकता है, बेसिकली ऑब्ट्यूज है। लेकिन जो ऊपर वाला एंगल है रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज़ 1 डिग्री, यानी एंगल को सबसे कम जो मेजर करते हैं वो 1 डिग्री पर मेजर करते हैं। और 1 डिग्री को फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? फ्रैक्शन में, यानी कि 1 होल कंप्लीट सर्कल का 160 पार्ट्स किए जाएँ तो उसमें से 1 पार्ट जो होता है वो होता है 1 डिग्री। तो इसलिए उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरा चक्कर, ठीक है। पूरे चक्कर के 360 पार्ट किए जाए तो उसमें से एक पार्ट जो होता है वो होता है 1 डिग्री, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकेंगे और एस्टिमेट कर सकेंगे साइज ऑफ एंगल, ठीक है। जैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर देते, ये जो है वो स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है और इसका एंगल का साइज़ क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्स एंगल है। अगर इसके नीचे वाला एंगल देखा जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है, इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासीफाई एंगल्स है, ठीक है, हम क्लासीफाई एंगल्स को कर सकेंगे ग्रुपिंग के। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से छोटे हैं उनको क्लासीफाई कर सकेंगे कि वो अक्यूट है। जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं यानी कि वो अक्यूट होते हैं। जो 90 डिग्री के एग्जैक्ट इक्वल एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम इन एंगल्स को क्लासीफाई कर सकेंगे जो कि हम एक प्रोट्रैक्टर से ड्रा कर सकते हैं या प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं। एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल हमारे प्रोट्रैक्टर से मेजर हो सकता है, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर क्या होता है? वो बेसिकली जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक टी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। कंपेयर हम कर सकते हैं एंगल्स विद राइट एंगल्स एंड रिकॉग्नाइज और पहचान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन इज इक्विवेलेंट टू राइट एंगल्स, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं राइट एंगल्स को किसी भी एंगल से, यानी राइट एंगल से कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है। और अब हम ये भी सीख जाएंगे जो स्ट्रेट लाइन है इसमें 2 राइट एंगल्स आते हैं, यानी अगर आप एक राइट एंगल बनाते हो, इनिशियल रेस को रखते हो, टर्मिनल रे राइट एंगल की बनाते हो, 90 डिग्री पर प्रोट्रैक्टर रख के एंगल बनाते हो, फिर अब उसी 90 डिग्री वाली रे को आप कंसिडर करते हो इनिशियल रे और अपनी प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखते हो और उधर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हो तो आपको 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसका मतलब कि 180 डिग्री का एंगल जो है वो 2 राइट एंगल के इक्विवेलेंट है, एक जितना है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या सीखोगे? यूज़ करना सीखोगे प्रोट्रैक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। प्रोट्रैक्टर और रूलर क्या होता है? ठीक है, प्रोट्रैक्टर तो ये होता है जो डी शेप इंस्ट्रूमेंट, और रूलर जो हमारा स्केल होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 से ये सेंटीमीटर्स में हमें लाइन दी होती है और हमारे पास हर सेंटीमीटर जो है 10 इक्वल पार्ट्स में होता है जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। इस तरह से प्रोट्रैक्टर में भी हमारा स्केल जो है 180 डिग्री तक का हाफ सर्कल हमें दिया होता है और हर जो 0 से 10 है उसमें 10 इक्वल पार्ट दिए होते हैं। जो 1 पार्ट होता है वो 1 डिग्री होता है।
ठीक है। तो हम प्रोट्रैक्टर और रूलर को यूज़ करते हुए राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि ठीक है, हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल को तो कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल को हम ये करना आगे जाके इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं, डिस्क्राइब कर सकेंगे एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। ये पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, यानी दो एंगल्स होते हैं। ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनका वर्टेक्स और एक रे जो है वो कॉमन होती है और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे होते, यानी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि जो एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज इस पर होल्ड नहीं करती। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री का होगा। अब वो हम आगे जाके सीख लेंगे। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स। ठीक है। हम ट्राइंगल्स की भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, यानी उनकी भी ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है। ट्राइंगल तो 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि उसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, और वो क्लोज फिगर है जिसे हम पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो उसकी भी हम आगे से टाइप सीखेंगे। अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे, उसकी 2 साइड्स इक्वल हो तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। अगर उसकी तीनों साइड में कोई साइड भी इक्वल ना हो तो उसे स्केलेन ट्राइंगल कहेंगे। तो वो हम पहचानना सीख जाएंगे। आइडेंटिफाई एंड ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, फिर एंगल के हिसाब से हम उसको मेजर करना सीख जाएंगे। अगर कोई ट्राइंगल है उसके सब एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा, बाकी तो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ही 180 डिग्री होता है। जब हम एंगल सब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को मेजर करें तो 180 डिग्री आता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को बता देंगे कि वो वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, नहीं तो 2 एंगल ही 180 बन जाते हैं, तो थर्ड एंगल किधर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर को यूज़ करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल वैन। अब हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना भी सीख देंगे। जब अगर हमें 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड अगर बता दी हो तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अगर 2 साइड्स, किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन हो तब भी हम बता सकेंगे। यानी कि अगर हमें उन्होंने बता दिया कि ये एंगल और ये समझे, ये और ये एंगल और ये साइड की मेजर दे दी हुई है तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। या फिर ये और ये साइड और उनके बीच का एंगल दे दिया हुआ है तब भी हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट, पूरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है। वो हम सीख जाएंगे। मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। अगर हम कोई 2 साइड्स की मेजर दे दी हुई है तो हम रिमेनिंग साइड है जो ट्राइंगल उसकी लेंथ को मेजर कर सकेंगे। अगर 2 एंगल दे दिए हुए हैं तो जो एंगल रिमेनिंग है उसकी लेंथ, उसके एंगल को मेजर कर सकेंगे। ठीक है। रिकोगनाइज द पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स या फिर 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है। 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। जैसे स्क्वायर जो डिब्बा की शेप होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल जिसकी 2 अपोजिट साइड्स। ठीक है। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, लेकिन वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं होती, थोड़ी टेढ़ी इधर उधर होती हैं, तो पैरेलल होती हैं वैसे कि आप इसमें एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक है। रोम्बस, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल तो होती है लेकिन वो आपस में 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रही होती। ठीक है। इसके अलावा ट्रेपेजियम भी होती है। ट्रेपेजियम की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती, जैसे ये। ठीक है। और इसके अलावा आ जाती है काइट। काइट ऐसी होती है जिसकी 2 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और 2 साइड्स इक्वल, यानी ऊपर वाली 2 साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे वाली 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसी शेप को हम काइट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे और डिस्क्राइब कर सकेंगे प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग, यानी हम बता सकेंगे कि ये स्क्वायर है और साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता सकेंगे, रेक्टेंगल की भी। ठीक है। और पैरेललोग्राम की भी, रोम्बस की भी और ट्रेपेजियम की भी, और इसके अलावा काइट की भी, और क्लासीफाई कर सकेंगे यूजिंग पैरेलल साइड्स, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ठीक है।
इन दोनों की इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसकी अपोजिट साइड्स, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स बेसिकली पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ठीक है, हम कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे। आगे से हमारे पास आ जाता है यूज प्रोट्रैक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल विद लेंथ्स ऑफ साइड्स आर गिवन। ठीक है, अब हम प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे अगर उसकी साइड्स की लेंथ जो है वो गिवन है। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ दी गई होगी तो सारी साइड्स की लेंथ सेम वही होगी, और रेक्टेंगल के दो साइड्स की लेंथ दी गई होगी तो हम उसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम पहचान सकेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा हम रोटेशनल सिमेट्री 2D शेप्स में वो भी पहचान सकेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसके दोनों साइड्स पर जो है एक जैसी जो है शेप बनाई जाती है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री वो हम आगे जाके सीखेंगे। आइडेंटिफाई कर सकेंगे लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर गिवन 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हमें कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर सकेंगे या पहचान सकेंगे कि किधर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, किधर से इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करें तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, हम पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 2D शेप्स भी फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, वो हम जाके करेंगे। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन बिल्कुल इसके सेंटर में होगा और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये हर साइड से सिमेट्रिकल है, हर साइड से ही सिमेट्रिकल है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप एक साइड मूव करेंगे 90 डिग्री, जब हम मूव करेंगे तो ये साइड इधर आ जाएगी, ये इधर, तो शेप सेम ही रहेगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो 4 है, क्योंकि पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने तक ये 4 टाइम्स जो है वो अपने ही शेप में आया है, तो इसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। आगे जाके हम इसको एक्सप्लेनेशन से सीखेंगे। आइडेंटिफाई हम कर सकेंगे क्यूब्स, क्यूबॉइड एंड पिरामिड्स विद फ्रॉम देयर नेट्स। नेट्स का मतलब पता क्या है कि अगर आपको एक पेपर की शेप दे दी जाए कट करके पेपर, आप उसके ऊपर क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड बना सकते हो। किस शेप के पेपर में बना सकते हो वो उसका नेट्स होगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास क्यूब का नेट होगा, आप इसको इस तरह से ऊपर ऊपर फोल्ड करोगे, इसको ऊपर फोल्ड करोगे, इसको भी ऊपर फोल्ड करोगे और इसको एंड से क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल का पिरामिड नेट होगा। ठीक है, 3D आप बना सकते हो। अगर आपको नेट एक 2D शेप में गत्ते का पेपर इस तरह से कटा हुआ मिल जाए तो आप इसका बना सकते हो, और इस तरह से पिरामिड बना सकोगे। इस तरह का पेपर कटा हुआ अगर आपको मिल जाए तो आप इस सारे जो ट्रायंगल्स को ऊपर की तरफ करोगे तो एक नोक बनेगी और ये एक बन जाएगा पिरामिड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर को करने के बाद हम सीख जाएंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हमें यहाँ जो है नज़र आ रहा है माउंटेन। ठीक है, और हमें बता रहा है हमाद विजिट द हिल स्टेशन। ठीक है, हमाद विजिट किया हिल स्टेशन। हिल स्टेशन ऐसी जगह को कहते हैं जब बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं। ही saw the reflection of the mountain in the water which looks same as the mountain। ठीक है, हिल स्टेशन में गया, उसने माउंटेन यानी जो पहाड़ है उसका रिफ्लेक्शन, उसका अक्स जो है वो पानी पर देखा है जो कि सेम माउंटेन की तरह लग रहा है, क्योंकि इधर आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बन रही है, यहाँ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हो रही है। ठीक है, और वाटर चूँकि प्लेन है इसलिए उस पर रिफ्लेक्शन आ जाता है और वो एज अ मिरर काम करता है, और मिरर में भी आप देखते हो आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, कैन यू टेल व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द माउंटेन्स एंड इट्स रिफ्लेक्शन। क्या आप बता सकते हो कि इस माउंटेन और इसके रिफ्लेक्शन में इसके जो अक्स है उसमें क्या रिलेशन है या क्या ताल्लुक़ है। यस आई कैन, मैं बता सकता हूँ। आपने आंसर करने क्योंकि आप बता सकते हो क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर प्लेन है और एक्ट्स की, और किस तरह से एक्ट करती है, मिरर की तरह, शीशे की तरह, आईने की तरह जो है वो एक्ट करती है। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन की रिफ्लेक्शन है पानी में, वो उसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये नोट डाउन कर लेना है। ये माउंटेन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये उसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है जो सेम उसकी की तरह उस पर ड्रा हुई है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।